नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कहा, अगर अगले 25 वर्ष तक आर्थिक वृद्धि दर 7 से 7.5% रहती है तो भारत 2047 तक $200 खरब की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। झारखंड के पूर्व मंत्री और विधायक सरयू राय ने कहा कि विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजने से यह संकेत मिलते हैं कि बहुमत रहते हुए भी सरकार को भय है। चतरा की एसिड अटैक पीड़िता को आज एयर एम्बुलेंस से एम्स दिल्ली भेजा गया। एम्स के ट्रॉमा सेंटर के बर्न वार्ड में किया जाएगा इलाज। और एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत का मुकाबला हांगकांग के साथ अब से कुछ देर बाद दुबई में शुरू होगा मैच। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कहा है कि यदि अगले 25 वर्ष में भारत की लगातार आर्थिक वृद्धि दर 7 से 7.5% रहती है तो वह $200 खरब की अर्थव्यवस्था का देश बन सकता है। आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने कहा कि भारत इसी वृद्धि दर पर 2047 तक उच्च मध्यम आय वाला देश बन सकता है। उन्होंने कहा कि यदि भारत 7 से 7.5% की वृद्धि दर बनाए रखता है तो देश के प्रति व्यक्ति वार्षिक आय लगभग $10,000 हो जाएगी। भारत $27 खरब के सकल घरेलू उत्पाद के साथ विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वह इस समय विकासशील देश के रूप में वर्गीकृत है। श्री देवराय कल नई दिल्ली में इंडिया 100 के लिए प्रतिस्पर्धी कार्य योजना जारी करने के संबंधित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है, जिसका अर्थ है भारत उच्च मध्यम आय श्रेणी में आ जाएगा और इसकी स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रति व्यक्ति $12,000 से अधिक की वार्षिक आय का देश उच्च आय के देश के रूप में गिना जाता है। झारखंड के पूर्व मंत्री और विधायक सरयू राय ने जमशेदपुर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजने से यह संकेत मिलते हैं कि बहुमत रहते हुए भी सरकार को भय है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब कानून व्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है तब कई विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजा गया है। जो सत्ता है समझ में नहीं आ रहा है कि परिस्थिति में उनको क्या निर्णय लेना चाहिए। जब इस राज्य में रहकर कानून व्यवस्था को सुधारना है, दोषियों को दंडित करना है, वैसे समय में अपार बहुमत रहते हुए भी इनका इस राज्य के बाहर जाना यही संकेत करता है कि कहीं न कहीं सबके मन में भय समाया हुआ है। यदि अपार बहुमत के साथ सरकार झारखंड में चल रही है तो झारखंड में ही विधायकों को वे सभी सुरक्षात्मक उपाय उपलब्ध हो सकते हैं जो छत्तीसगढ़ जाने पर होंगे। ये समझ में नहीं आ रहा है कि छत्तीसगढ़ की धरती पर जाकर और यहाँ की समस्याओं को दरकिनार करके सरकार क्या हासिल करना चाहती है। जिसने भी ये सुझाव दिया है, सलाह दिया है हमारे मुख्यमंत्री को, उसने बहुत नादानी का काम किया है और अब भी लोगों को छत्तीसगढ़ से झारखंड लौट आना चाहिए और लौट कर यहाँ डंके की चोट पर हम शासन करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे, कानून व्यवस्था ठीक करेंगे। इसकी घोषणा लोगों के बीच में करनी चाहिए। दुमका के जरुआडीह मोहल्ले में पिछले रविवार को 12वीं की छात्रा की पेट्रोल छिड़क कर जलाकर मारने के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 सदस्यीय टीम आज दिल्ली से दुमका पहुंची। टीम में राष्ट्रीय महिला आयोग की अंडर सेक्रेटरी शिवानी डे और आयोग की लीगल काउंसलर शालिनी सिंह ने मृतका के परिजनों से बात कर पूरी घटना की जानकारी ली। आयोग की टीम झारखंड के डीजीपी से रांची में मुलाकात करेगी। डीजीपी से मुलाकात के बाद टीम अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल भी दुमका में मृतका के परिजनों से मिला और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की। प्रतिनिधिमंडल में कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे शामिल थे। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर
साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज का प्रश्न है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnuairranchi.amrit@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड राज्य स्थित सभी चिकित्सकीय संस्थानों को क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य है। सभी चिकित्सकीय संस्थानों द्वारा दिए जाने वाली सेवाएं, चिकित्सकों का नाम, उनकी योग्यता और निर्धारित समय हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रदर्शित करना है। प्रदत्त सेवाओं का शुल्क अथवा मरीजों के मांगे जाने पर इलाज का अनुमानित लागत बताना जरूरी है। बिना निबंधन चिकित्सकीय संस्थान का संचालन अथवा इसके नियमों का उल्लंघन करने पर 10,000 रूपये से 5 लाख रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। पंजीकरण के लिए www.clinicalestablishments.gov.in पर लॉगिन करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चतरा के एसिड अटैक की पीड़िता को आज एयर एम्बुलेंस से एम्स दिल्ली भेजा गया। एम्स के ट्रॉमा सेंटर के बर्न वार्ड में पीड़िता का इलाज किया जाएगा। सिविल सर्जन की देखरेख में मरीज को रिम्स से एयरपोर्ट ले जाया गया। एयर एम्बुलेंस में मौजूद डॉक्टरों की टीम की निगरानी में दिल्ली एम्स तक पीड़िता को ले जाया गया। एसिड अटैक उसके पड़ोसी गांव बेला के रहने वाला संदीप भारती ने किया था। आरोपित को पुलिस ने घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। रांची की अरगोड़ा थाना पुलिस ने नौकरानी को प्रताड़ित करने के मामले में आरोपित पूर्व आईएएस की पत्नी सीमा पात्रा को आज गिरफ्तार कर लिया है। सीमा की गिरफ्तारी अशोकनगर स्थित उनके घर से हुई है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने महिला पर लगे गंभीर आरोप को देखते हुए उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। पार्टी ने निलंबित होने के बाद से सीमा पात्रा फरार चल रही थी। सीमा पात्रा पर SC/ST एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। उन पर अपने नौकरानी को आवास पर लंबे समय से बंधक बनाकर रखने और मारपीट करने का आरोप है। धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड में झारखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सीबीआई ने केरल हाईकोर्ट के
जजमेंट का हवाला देते हुए बताया कि कुछ नए तथ्य आने के बाद ट्रायल पूरा हो जाने के बावजूद किसी मामले में सीबीआई अनुसंधान जारी रख सकती है। इस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को आवश्यक कार्रवाई करने की छूट देते हुए मामले की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर निर्धारित की है। पाकुड़ अमड़ापाड़ा लिंक रोड पर निजी कंपनी द्वारा की जा रही कोयला ढुलाई को आसान डिपा के ग्रामीणों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर ठप कर दिया है। सड़क जाम कर कोयला की ढुलाई ठप कर रहे ग्रामीणों ने खेती की क्षतिपूर्ति देने, रोजगार मुहैया कराने, लिंक रोड पर प्रतिदिन 3 बार पानी का छिड़काव कराने, गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाने, शिक्षा की व्यवस्था और पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। खूंटी जिले के तोरपा में कारो नदी पर 6 करोड़ की लागत से बना पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। पुल के टूटने से आसपास के 25 से 30 गांव के लोगों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। बाजार हाट, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जाने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार लगातार बालू ढुलाई करने वाले वाहनों के आने जाने से सड़क भी पूरी तरह गड्ढे में तब्दील हो गई है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत मांझी टोला के निर्मल नगर में बम फटने से 2 बच्चे झुलसकर घायल हो गए। दोनों घायल बच्चों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जहां दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार उक्त बस्ती के दोनों बच्चे शौच के लिए गए थे। इसी क्रम में उन्होंने वहां 2 सुतली बम फेंका हुआ पाया, जिसे वे उठाकर घर ले आए और पत्थर से उसे कूचने लगे। इसी क्रम में बम फट गया। गिरिडीह जिले की कांडे थाना इलाके से पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों साइबर अपराधियों के पास से 4 एंड्रॉयड मोबाइल और 1 लैपटॉप भी बरामद किया गया। इसकी जानकारी न्यू समाहरणालय परिसर स्थित पुलिस प्रकोष्ठ के साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि आरोपियों द्वारा लगभग 13 लाख रुपए का ऑनलाइन डिजिटल गोल्ड खरीदा गया, साथ ही 3 लाख का मोबाइल भी खरीदा गया। वहीं गिरिडीह जिले के बगोदर, सरिया और हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में आतंक का पर्याय बने उमेश गिरी गिरोह के 2 अपराधियों को बगोदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बगोदर सरिया के एसडीपीओ नौशाद आलम ने बताया कि अपराधियों के पास से लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इधर जामताड़ा के सामू पोखर गांव से 4 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से करीब 1 दर्जन मोबाइल और विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। लोहरदगा में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी दस्ता के सदस्य बालेश्वर गंझू को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बालेश्वर गंझू पर कई मामले दर्ज हैं। पुलिस के साथ जोबांग थाना के जामाडीह के जंगलों में अक्टूबर 2020 में हुए मुठभेड़ में बालेश्वर गंझू शामिल था। पुलिस ने बताया कि उग्रवादी को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की जाएगी। पलामू जिले के मुरमातू में मुसहर जाति के साथ मारपीट कर यहां से विशेष समुदाय के लोगों द्वारा जबरन भगाए जाने के बाद पुलिस ने नामजद 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। विश्रामपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरजीत कुमार ने बताया कि तनाव को देखते हुए उक्त गांव के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। पीड़ित परिवार को पुराने थाना भवन में रखा गया है। उपायुक्त ए दोड्डे ने बताया कि पूरा मामला भूमि विवाद को लेकर है। दलित परिवार के पास कोई दस्तावेज नहीं है। इन्हें अलग जगह पर सरकारी योजनाओं के तहत आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की जाएगी। उन्होंने बताया कि दलित परिवारों को राशन पानी और कपड़े स्थानीय प्रशासन के तहत दिए गए हैं। इन्हें पेंशन की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एशिया कप क्रिकेट में आज भारत ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में हांगकांग के साथ खेलेगा। पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। मैच जीतने पर सुपर 4 राउंड में भारत की जगह पक्की हो जाएगी। आकाशवाणी से मैच का हिंदी और अंग्रेजी में सीधा प्रसारण किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कहा, अगर अगले 25 वर्ष तक आर्थिक वृद्धि दर 7 से 7.5% रहती है तो भारत 2047 तक $200 खरब की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। झारखंड के पूर्व मंत्री और विधायक सरयू राय ने कहा कि विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजने से यह संकेत मिलते हैं कि बहुमत रहते हुए भी सरकार को भय है। चतरा की एसिड अटैक पीड़िता को आज एयर एम्बुलेंस से एम्स दिल्ली भेजा गया। एम्स के ट्रॉमा सेंटर के बर्न वार्ड में किया जाएगा इलाज। और एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत का मुकाबला हांगकांग के साथ अब से कुछ देर बाद दुबई में शुरू होगा मैच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।